Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall focus on inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. This is also called as ICP-AES and this is the part 3 of atomic spectroscopy lecture series. So inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy is the latest version of atomic spectroscopy, and if we see here that we were studying different types of atomic spectroscopies, and we have started from atomic absorption spectroscopy, in which we used flame as a main source of atomization. Then in graphite furnace atomic absorption spectroscopy, we have replaced the flame with that of graphite furnace. Now this is the spectroscopy, atomic spectroscopy, but it is atomic emission spectroscopy. Now we have already studied in previous lectures कि ये जो emission spectroscopy होती है ये more sensitive होती है as compared to absorption spectroscopy. उसकी रीज़न ये है कि इसकी हम एक अगर एग्जांपल लें या एनालॉजी लें, तो अगर आप देखें कि आपके पास एक स्टेडियम है और वो फुल ऑफ पीपल है, तो अगर उसमें बहुत सारी टॉर्चेस जो हैं वो ऑन हैं और उसमें से 1, 2 या 10 टॉर्चेस जो हैं वो ऑफ हो जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ऑन द अदर हैंड अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसकी एनालॉजी हम इस तरह लेंगे कि एक स्टेडियम है, फुल ऑफ पीपल है, और अगर उसमें कहीं किसी कॉर्नर में एक भी टॉर्च ऑन हो जाए तो आपको फ़ौरन उसका जो है वो पता लग जाएगा. सो डिटेक्टर कैन डिटेक्ट अ सिंगल फोटोन व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन डार्क. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. वेयर एज अगर वही डिटेक्टर जो है वो सारा लाइट के साथ एक्सपोज है, लेकिन एक आधा जो फोटोन है वो मिस हो जाए तो डिटेक्टर उसको चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा. सो इसीलिए जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसकी ओरिजिनली ही डिटेक्शन जो है ईजी होती है और उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है. ऑन द अदर हैंड हमने फिर फ्लेम को रिप्लेस कर दिया है ना सिर्फ के प्लाज्मा से, जिससे अगेन और ज़्यादा जो है वो इसकी सेंसिटिविटी जो है वो हो गई है. सो अल्टीमेट इनऑर्गेनिक एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो हम फिर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की फॉर्म में करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा एटोमाइजेशन एफिशिएंसी लेने के लिए हम इसमें फिर जो है वो प्लाज्मा टॉर्च या प्लाज्मा जो है वो यूज़ करते हैं. सो दिस टेक्निक इज़ देन कॉल्ड एज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड फर्दर अगर हम इसकी सेंसिटिविटी की बात करें तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिर हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री के साथ या एमएस के साथ कपल्ड करते हैं, तो ये एक जो है वो अल्टीमेट सेंसिटिव टेक्निक बन जाती है. और इनफैक्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जो है हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए. एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, विच इज़ कॉल्ड एज फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो प्रिंसिपल विल बी रिमेन सेम, जस्ट वहाँ पर फ्लेम फोटोमीटर यूज़ होता है तो उसमें फ़िल्टर यूज़ करते हैं, लेकिन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा वाली जो टेक्निक है इसमें हम मोनोक्रोमेटर यूज़ करेंगे. वहाँ पर फ्लेम यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो यूज़ हो रहा है. बाकी प्रिंसिपल जो है वो सेम है कि जो सैम्पल है वो जो है सबसे पहले एटम्स में कन्वर्ट होगा, देन उन एटम्स को हम हाई एनर्जी विद द यूज़ ऑफ प्लाज्मा जो है वो एक्साइट करेंगे. जब वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो जो लाइट वो एमिट करेंगे या जो एनर्जी वो एमिट करेंगे जब हम उसको डिटेक्ट करेंगे. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. So if we see here कि many of the interferences encountered in the flame are removed in ICP-AES due to high temperature, stability and chemically inert argon environment. तो देखें इसमें हम आर्गन गैस जो है वो यूज़ कर रहे हैं और इस आर्गन गैस का ही जो है वो प्लाज्मा जो है वो जनरेट होता है. सो इसका मतलब है कि हम पीरियोडिक टेबल का एवरी एलिमेंट जो है वो एनालिसिस उसका कर सकते हैं, लेकिन फिर हम आर्गान को नहीं कर सकते इसमें एनालाइज, बिकॉज आर्गान जो है वो उसी का ही हम प्लाज्मा जो है वो इसमें जनरेट करते हैं. बहरहाल इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, लाइक 5000
और 6000 टू 10,000 केल्विन तक जो है वो इसकी टेम्परेचर की रेंज होती है। सो इसमें ना सिर्फ जो एफिशिएंसी है एटमाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बल्कि एटम्स जो हैं वो ईजिली एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो फिर उसी लिहाज से ज़्यादा एटम्स जो हैं वो डी एक्साइट होंगे और ज़्यादा एमिशन सिग्नल जो है वो हमें मिलेगा और डिटेक्शन ईजी होगी। सेकंड है कि स्टेबिलिटी है कि फ्लेम की तरह टेम्परेचर या फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं आ सकती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जब एक दफ़ा प्लाज्मा जनरेट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसमें हमें फिर फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। सो ड्यू टू दीज एडवांटेजेस वी आर यूजिंग दी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। सेकंड ये है कि साइमल्टेनियस एलिमेंटल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड इन ICP AES। देखिए फ्लेम फोटोमीटर में हम सिर्फ चंद एक एलिमेंट्स का एनालिसिस कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन के फ़िल्टर्स किन एलिमेंट्स के अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें साइमल्टेनियस मेजरमेंट हम कर सकते हैं और ऑल द पीरियोडिक टेबल कैन बी एनालाइज साइमल्टेनियसली। सो जस्ट हमने मोनोक्रोमेटर की जो एमिशन की रेंज है उसको चेंज करना है और हम एवरी एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एनालाइज कर सकते हैं एक्सेप्ट दैट ऑफ गैस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग दी प्लाज्मा। लेकिन जहाँ पर ये एडवांटेजेस हैं वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है कॉस्ट का, कि ना सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को परचेज़ करना बड़ा कॉस्टली है, बल्कि इसको मेंटेन करना, इसका ऑपरेशन जो है वो भी बड़ा कॉस्टली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें जो है वो इनर्ट गैस की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेप्ट इसके अलावा जो है इसके लिए हमें एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए एंड एक्सपर्टीज़, ह्यूमन एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। तो इस तरह ये कॉस्ट में और ऑपरेशन में दोनों में जो है वो दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्सेप्शनल। बट अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट इज़ मार्वेलस। सो अगर हम इसमें बात करें कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पर दिस इज़ द बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम के ICP जो है वो कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इस पोजीशन पर जो है अगर आप समझें कि वो प्लाज्मा की जो है वो टार्च है और ये उसकी टिप है, इस टिप के नीचे ये जो है वो बॉडी है जिसमें सारा वर्किंग जो है वो परफॉर्म होती है। तो हम पहले वर्किंग के लिए इस ICP बर्नर हेड को देखते हैं कि ये जो है ICP बर्नर हेड किस किस चीज़ का बना होता है। तो सबसे पहले देखें इसका जो मटेरियल है ये क्वार्ट्ज का बोनट जो है वो इसका होता है। यहाँ पर इस जगह पर क्योंकि प्लाज्मा जनरेट होता है तो क्वार्ट्ज का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वो मटेरियल है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यही टेम्परेचर जो है वो 6000 से लेकर 10,000 केल्विन तक को मेंटेन कर सकता है। बाकी जो है वो मटेरियल दैट में भी कि वो मेल्ट कर जाए। सो इसलिए हम क्वार्ट्ज का ये मटेरियल यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू सी है कि काफ़ी अर्सा पहले जो टेलीफोन सेट्स होते थे दे वर मेड अप ऑफ दैट मटेरियल। सो क्वार्ट्ज का ये जो है वो बोनट हम यूज़ करते हैं। उसके साथ ही अगर इस टर्मिनल पोजीशन पे देखें तो यहाँ पर ये 2 टन रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो कॉइल है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो एमिट करती हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि इसके सबसे अंदर जो है वो एक यहाँ पर ये एक ट्यूबिंग है बिल्कुल इनसाइड। इस इनसाइड ट्यूबिंग से जो है वो हमारा सैंपल एरोसोल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इनलेट जो है वो जाती है। उसके बाहर जो ये स्पेस है विच इज़ आउटसाइड ऑफ दैट ऑफ द सैंपल एरोसोल इनलेट, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा ट्यूब। और इस ट्यूब में जो है वो हम गैस की सप्लाई करते हैं। तो ये जो गैस होती है दिस इज़ दी आर्गन गैस सप्लाई, और ये आर्गन जो है वो इस पोजीशन पर जाकर जो है वो फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से जो है वो प्लाज्मा में जनरेट होगी। इसके बाद सबसे आउटर साइड पर जो है वो एक ट्यूब है, इसको हम कहते हैं कूलेंट ट्यूब। कूलेंट ट्यूब का जो फंक्शन है वो ये है, और यहाँ पर देखें कि ये कूलेंट की सप्लाई जो है वो इस पोजीशन पर होती है कि जो आउटर साइड पर बोनट है या जो बॉडी है प्लाज्मा की वजह से वो मेल्ट ना करें, तो हमने एक टेंजेंशियल जो है वो सप्लाई देनी होती है इस कूलेंट गैस की, ताकि जो टेम्परेचर है वो इसकी बॉडी को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। तो इस जगह पर सिर्फ जो है वो 6000 से 10,000 केल्विन तक पहुँचे
और यहाँ पर फिर जो है वो क्वार्ट्ज बोनेट है तो वो मेल्ट नहीं करेगा। सो इस तरह प्लाज्मा को आईसीपी के इंस्ट्रूमेंट को इतनी ज़्यादा हीट से बचाने के लिए हम यहाँ पर गैस को दो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर ये प्लाज्मा जनरेट करने के लिए यूज़ हो रही है, दूसरा जो है इसका टेंजेंशियल फ्लो जो है वो इसको कूल रखने में जो है वो हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वी सी हेयर कि कैसे यहाँ पर ये प्लाज्मा जो है वो जनरेट कैसे होता है। तो देखें यहाँ पर जैसे ही हम आर्गॉन गैस की जो है वो सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है ये यहाँ पर इस गैस को एक ही जगह पर जो है वो कंसंट्रेटेड जो है वो रखता है। तो जैसे ही हम इसको स्पार्क करेंगे तो यहाँ पर आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, कुछ एटम्स की ब्रेकअप होगी स्पार्किंग से, तो आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो फिर ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल है वो फोर्स करेगी कि ये जो गैस की सप्लाई है और ये जो इसमें आयंस प्रोड्यूस हुए हैं तो इनको ये एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है वो रखेगी। तो बिकॉज रेडियो फ्रिक्वेंसी है तो इसमें ये आयंस हैं, तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कंटेन करेगा एक स्मॉल एरिया में इन एटम्स को। जब वो एटम सारे एक स्मॉल एरिया में रहेंगे तो उससे होगा क्या कि रेजिस्टेंस कोलिजन्स की वजह से आयंस की एटम्स की आपस में रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है वो फिर हीट प्रोड्यूस होगी दैट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ प्लाज्मा। और नीचे से फिर हम जब कंटिन्यूस सप्लाई रखेंगे गैस की तो ये प्लाज्मा जो है वो जब एक दफ़ा जनरेट हो जाएगा तो वो सस्टेन रहेगा और नए इनकमिंग जो एटम्स हैं वो फिर आयंस में कन्वर्ट होंगे और वो आयंस जो हैं वो फिर कोलिजन्स के ज़रिए आपस में इतना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखेंगे। तो ये टेम्परेचर अल्टीमेटली 6000 से 10,000 केल्विन तक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या है कि जैसे हम गैस की सप्लाई करते हैं उसको हम इग्नाइट करते हैं। इग्नाइट करने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो उसको फोर्स करती है कि वो एक स्मॉल एरिया में सर्कुलर मूवमेंट करे जिससे आयंस एटम्स आपस में फ्रिक्शन होगी, उनकी कोलिजन्स होंगे जिससे फिर हीट प्रोड्यूस होगी और अल्टीमेटली दिस हीट विल रीच टू 6000 एंड 10,000 केल्विन। और फिर जस्ट हमें जो है किसी स्पार्किंग की ज़रूरत नहीं है, दैन नीचे से हम जस्ट सप्लाई करेंगे फ्रेश गैस की तो वो अल्टीमेटली प्लाज्मा जो है वो जनरेटेड फॉर्म में रहेगा और वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और हम इसको नीचे से सप्लाई करते रहेंगे। जब तक ये सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी तो ये प्लाज्मा जो एक दफ़ा जनरेट हो गया दैट विल बी रिमेन सस्टेन्ड। तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स हैं इनका जस्ट फंक्शन ये है कि ये वो फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ये प्लाज्मा जो है वो एक स्मॉल एरिया में कंटेन्ड रहता है। इसी वजह से फिर उस एरिया में रेजिस्टेंस रहती है, कोलिजन्स रहते हैं और इतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ इफ़ यू सी हेयर कि दिस इज़ दी टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ प्लाज्मा, तो अगर आप देखें कि ये जो है आईसीपी टॉर्च की टिप है, right in the center of the radio frequency coils temperature is highest and that is about 10,000 Kelvin। और जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं टूवर्ड्स आउटसाइड तो टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। सबसे लास्ट पर जो टेम्परेचर है वो सबसे लीस्ट हो जाता है, लाइक इफ़ इन द कोर इट इज़ 10,000 सेंटीग्रेड तो एट द एंड टर्मिनल इट reaches about 6,000 centigrade. So at the end or terminal temperature is decreased क्योंकि environment जो है वहाँ से interaction हो रही है एयर की और ऑक्सीजन की जिससे टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो यहाँ पर कोर में जो है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, वेयर एज एट द टर्मिनल पोर्शन द एनवायरनमेंट इज़ ऑक्सीडाइजिंग। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट है दिस आल्सो हेल्प्स टू सस्टेन द प्लाज्मा। सो जो एटमाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस कोर रीजन में होती है, लेकिन जो यहाँ पर टेम्परेचर है ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में है वो इस प्लाज्मा को सस्टेन रखने में हेल्प करता है। Now another thing that is installed with the ICP instrumentation और इसकी वजह से इसकी डिटेक्शन लिमिट और सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, and that is due to this ultrasonic nebulization।
अगर आप यहाँ पर देखें कि ये अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन की एक्चुअल पिक्चर है, एंड इफ़ यू सी हेयर कि यहाँ पर सैम्पल एरोसोल की मिस्ट बनी हुई है विच इज़ जस्ट लाइक अ क्लाउड। तो जितनी एफिशिएंट, जितना स्मॉल साइज़ होगा पार्टिकल का, उतनी बेटर, उतनी ही एफिशिएंट जो है वो एटमाइजेशन होगी। सो किस तरह ये क्लाउड फॉर्मेशन होती है और इतने स्मॉल पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, तो इफ़ वी सी हेयर, तो यहाँ पर देखें कि ये एक सैंपल इनलेट है। तो यहाँ से पंप के ज़रिए सैंपल जो है वो इंजेक्ट होगा और यहाँ पर एक जो है वो हमने क्रिस्टल अटैच की हुई है, दैट इज़ कॉल्ड एज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। यानी कि इस क्रिस्टल को या इस पीस को जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तो ये वाइब्रेट करेगी और इसकी वाइब्रेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि दैट इट विल कंटेन प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो है जब यहाँ से आगे ट्रैवल करेंगे तो ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस पोर्शन इज़ एक्चुअली अ हीटेड रीजन और हीटेड ट्यूब, और इसमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डीसॉल्वेशन होगी। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा कि जो सॉल्वेंट है दैट विल बी कम्प्लीटली इवेपोरेटेड। और इसके बाद फ़ौरन अगर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर कंडेंसर अटैच है। तो कंडेंसर क्या करेगा यहाँ पर कि जो रिमेनिंग सॉल्वेंट है उसको यहाँ पर जो है वो कंडेंस करके ड्रेन में भेज देगा। तो इसके बाद यहाँ पर आगे जो है वो सिर्फ स्मॉल सेट ऑफ पार्टिकल्स जो हैं जो कि एटोमाइजेशन के लिए यूज़ होंगे, दे विल गो और दे विल फेड इनटू द प्लाज्मा। नो ये दो स्टेप्स जो हैं वो पहले किसी भी नेबुलाइजेशन में हमने जो है वो स्टडी नहीं किए कि पहले हम हीट से एवेपोरेशन करते हैं और बाद में कंडेंसर से कंडेंस करते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर ये जो प्लाज्मा टॉर्च हैं वो हम इसलिए यहाँ पर ये दो स्टेप्स करते हैं कि प्लाज्मा जो है वो जस्ट यूज़ हो फॉर एटमाइजेशन एंड एक्साइटेशन। तो प्लाज्मा की जो एनर्जी है वो सॉल्वेंट को रिमूव करने में कंज्यूम ना हो, ये जो एनर्जी है जस्ट जो है वो कंज्यूम हो फॉर एटमाइजेशन एंड एक्साइटेशन। सो दैट इज़ वाई ये टू स्टेप प्रोसेस जो है वो हमने किया है, एंड रेस्ट इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की वजह से फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो जनरेट होंगे जिससे एटमाइजेशन एंड एक्साइटेशन करना ईजी है। सो दिस अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजेशन हैज़ आल्सो प्लेड इट्स रोल कि जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो ICP इंस्ट्रूमेंट की और इतनी कम डिटेक्शन लिमिट जो है वो इसकी रेंज है। Next, if we see here, this is the comparison of detection limits for nickel ions at 231 nanometer for different techniques। तो इसमें अगर आप देखें कि ICP atomic emission with pneumatic nebulizer, it has a range of 3 to 50 ppm। लेकिन अगर हम ICP atomic एमिशन को अल्ट्रासोनिक नेबुलाइज़र के साथ अटैच कर दें तो डिटेक्शन लिमिट्स जो हैं वो और ज़्यादा कम हो जाएंगी, यानी कि और ज़्यादा कम कंसंट्रेशन को भी ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन देखें तो उसकी डिटेक्शन लिमिट्स जो हैं वो और कम है। लाइक ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज़ मोर efficient as compared to ICP atomic emission ultrasonic nebulizer, and the ultimate technique is ICP MS। और इसकी डिटेक्शन लिमिट देखें तो यानी कि 0.0012 to 0.02 ppm अगर सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो इस ICP मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की है, विच इज़ वेरी गुड, and that is why this is the most efficient way of detecting inorganic elements। Next हम देखते हैं effect of temperature on this atomic emission spectroscopy। तो इस टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस रेशो विच इज़ कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। अगर इसमें देखें कि यहाँ पर ये है n स्टार ओवर n नॉट, वेयर n नॉट जो है that is the population of atoms in ground state, where n star is the population of atoms in excited state। तो इसी तरह अगर आप देखें कि इस रेशो में
ये माइनस डेल ई ओवर के टी है, तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को देखें तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो पॉपुलेशन इन एक्साइटेड स्टेट जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और ज़ाहिर है जितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे तो उतना ही सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि जितने वो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक्साइटेड से जब वो डी एक्साइट स्टेट में आएंगे तो उतने ही ज़्यादा जो है वो फोटॉन्स को एमिट करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे और हमारे लिए डिटेक्शन जो है वो ईजी होगी। सो इसीलिए टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस एमिशन को। तो अगर हम इसी इक्वेशन को फिज़िकली अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये देखें कि दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज़ द एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में हमने 3 एक्साइटेड स्टेट्स बनाई हुई हैं, वेयर एज ग्राउंड स्टेट में हमने जो है वो 2 स्टेट्स बनाई हुई हैं। सो व्हाट दिस फिगर टेल्स इज दैट 2 एनर्जी लेवल्स विद डिफरेंट degeneracies, ground state atoms can absorb light to be promoted to excited state and excited state atoms can emit light to return to the ground state। अब देखें कि एक्साइटेड स्टेट में 3 पोजीशंस हैं, वेयर एज ग्राउंड स्टेट में जो है वो 2 पोजीशंस हैं। तो ये 2 एक लेवल पर हैं, ये 3 एक लेवल पर हैं। तो जब ये ऑर्बिटल्स जो है वो एक पोजीशन पर होते हैं तो हम इसको कहते हैं कि दीज आर डीजेनरेट पोजीशंस और दीज आर डीजेनरेट लेवल्स। तो अब हमने देखना है कि इस टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो कितना है। तो अगर हम इस एक एग्जांपल में से देखें, so let us calculate the fraction of sodium atoms in the excited state when the temperature is 2600 Kelvin। तो जब हम 2600 Kelvin करते हैं और ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आंसर आता है ये वाला। तो ये जो कंसंट्रेशन है ये ओवरऑल जो एटम्स है उनका सिर्फ 0.02% है। तो इसका मतलब है 100% एटम्स में से जस्ट 0.02% एटम्स जो हैं दे हैव गॉन इनटू द एक्साइटेड स्टेट। लेकिन अगर हम इस फ्रैक्शन पर क्या असर पड़ेगा, अगर हम ये टेम्परेचर जो है वो 2610 कर दें कि जस्ट हम 2600 की बजाय 10 केल्विन टेम्परेचर को राइज़ कर दें, तो फिर उससे होगा क्या। तो जब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं तो आंसर आता है 1.74%। तो जो फ़र्क आता है वो आता है ऑलमोस्ट 4% का। तो अगर हम देखें कि जस्ट 10 केल्विन बढ़ाने से जो है वो 4% का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए भी टेम्परेचर ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि एमिशन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में जाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन एमिशन के लिए ये और ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना बल्कि एक्साइटेड स्टेट में उनको सस्टेन भी रखना है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़ाहिर है जब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो फिर वहाँ से जब वो डी एक्साइट करेंगे तो वो एनर्जी एमिट करेंगे और उसी एनर्जी को हम मेजर करेंगे। सो दैट इज़ वाई टेम्परेचर हैज़ its importance both for absorption and emission, but it is many times higher in importance in case of emission spectroscopy। तो यहाँ पर बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिर इस टेम्परेचर को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ICP के हाउ इट वर्क्स। तो हमने इसमें देखा कि कैसे अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर्स, प्लाज्मा और आर्गन का जो एनवायरनमेंट है वो इस डिटेक्शन को कितना इजी बनाता है। साइमल्टेनियस मेजरमेंट होती है एलिमेंट्स की और वी कैन डिटेक्ट all the elements present in the periodic table। so this is the biggest virtue of this technique। और जब हम इसके साथ डिटेक्टर जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री लगा देंगे तो ये अल्टीमेट टेक्निक बन जाएगी जिसकी सेंसिटिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन वाले सैंपल जो हैं उनको भी ये जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।